जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड यूनिट मेथड प्रॉब्लम्स। ये दो क्वेश्चन इस तरह के हमारे पास आए थे। वो मैंने लास्ट में जो 7 क्वेश्चन दिए उनमें से दो क्वेश्चन वही हैं जो हमारे पेपर में आए थे। तो परसेंटेज और यूनिट मेथड इन दोनों को मैंने कवर किया ताकि जो हमारे क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड ये डाटा जो है ना मुकम्मल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ स्टूडेंट मस्ट वॉक 15 माइल्स टू स्कूल। He has completed 40% of the trip. How many miles are left? तो इसको मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। जी इसको मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब क्वेश्चन को समझना है। उसने कहा है कि एक स्टूडेंट ने 15 मील जो है स्कूल चल के जाना है और उसने अपने जो ट्रिप है उसका 40% मुकम्मल कर लिया है। हाउ मैनी माइल्स आर लेफ्ट, उसका बाकी कितना सफ़र रहता है। तो आपने क्या करना है, 15 का 40% निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू 40% ऑफ 15। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखें 40% का मतलब है 0.4, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4 आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से। तो जब 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से तो हमारे पास आता है 6। तो इसका आंसर आएगा 6। तो अब क्योंकि उसने 6 माइल्स जो है ना, 6 माइल्स उसने जो अपना ट्रिप है मुकम्मल कर लिया है। बाकी जो है हमारे पास टोटल क्योंकि 15 था तो मैं 15 में से 6 को माइनस कर दूंगा। तो 15 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें। स्टूडेंट है, उसने 15 माइल उसने सफ़र करना है। 40% उसने अपने 15 का जो है ना वो कवर कर लिया है। उसने कहा बाकी उसने कितना चल के जाना है आगे। तो 40% ऑफ 15 करेंगे, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 40% को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.4 आएगा। जब 0.4 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। फिर आपने क्या करना है, 15 में से 6 को माइनस कर देना है तो हमारे पास क्या आएगा, इसका 9 आंसर आएगा। जी इसमें किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? सर ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट मेथड से रिलेटेड है। इसको अब हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पेंटर कवर्स 120 स्क्वायर मीटर इन 5 आवर्स एट अ स्टेडी रेट। हाउ मच एरिया कैन ही पेंट इन 8 आवर्स। तो वो कहता है कि 120 स्क्वायर मीटर जो है वो 5 घंटों में वो कवर करता है और बाकी हमारे पास 8 घंटों में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है 5 आवर्स, यहाँ लिखना है 5 आवर्स इज़ इक्वल टू 120 स्क्वायर मीटर। तो मैं स्क्वायर मीटर नहीं लिख रहा तो ये 120 लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आगे लिखना है कि 1 घंटे में उसने कितना जो है ना एरिया कवर किया, इज़ इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 24। ऐसे ही आएगा, 24 ही आएगा। जी जी, 24 आएगा। जी इज़ इक्वल टू 24 हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये 1 आवर का मैंने निकाल लिया है यानी 24 स्क्वायर मीटर। अब 8 आवर्स का निकालना तो क्या करेंगे, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर लिखना है आपने 8 आवर्स इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 8, या 8 मल्टीप्लाई बाय 24 करें एक ही बात है। तो इसको करें, कितना आंसर आता है, 8 को 4 से जी सर, ये मल्टीप्लाई। 192 आया। जी 192 आएगा हमारे पास।
तो ये 192 जो है स्क्वायर मीटर, ये इसका बी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर आएगा। दोबारा देख लें, इस तरह के दो क्वेश्चन हमारे पास आए थे। एक था ये इसी से मिलता जुलता था कि उसने मेरे ख्याल में 12 माइल्स था, ये इस तरह का क्वेश्चन था और उसने 75% मुकम्मल कर लिया था, तो बाकी हमने बताना था। तो ये 15 माइल्स था, इसका 40% हमने निकाला, 6 आया तो 6 को 15 में से माइनस किया, 9 आया। अब ये यूनिट मेथड वाला है कि उसने कहा कि 5 घंटों में वो 120 स्क्वायर मीटर जो है एरिया कवर करता है पेंटर, और 8 घंटों में कितना करेगा। पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 1 घंटे में उसने कितना एरिया मुकम्मल किया, वो है 24 स्क्वायर मीटर। फिर हमने निकालना है 8 आवर्स का, तो फिर हम क्या करेंगे 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 192 आएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो काइंडली आप इसको निकाल लें। मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा, आगे आपने सॉल्व करके मुझे आंसर बताते जाना है। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा तो फिर उसमें मैं आपके साथ हेल्प कर दूंगा। जी ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 30% ऑफ 80। देखें इसी से मिलता जुलता मैंने यहाँ पर किया था 40% ऑफ 15। सेम आपने यही काम करना है, 30% ऑफ 80। इसको सॉल्व करें। थर्टी परसेंट ऑफ 80 निकालें, कितना आएगा। जी 30% का मतलब होता है 0.3। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 80 से, ठीक है, तो 24 आएगा। जी 24, तो ये हमारे पास क्या आएगा 24, ये सी ऑप्शन आएगा। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही रुक गई है। जी, बाकियों को आवाज़ आ रही मेरी। जी आ रही है सर, आ रही है जी सर, आ रही है जी सर, आ रही है। चलें जी, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको चेक करें। 1 वर्कर कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज। यूँ समझ लें आपने घर में एक मज़दूर रखा हुआ है और आपने उसको एक काम दिया, उसने 12 दिन लगाए हैं, और फिर आप वही काम 3 बंदों से करवाते हैं, तो वो बताएं कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। इसको तो हल करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आप दोबारा ज्वाइन कर लें, बाकी सबको आ रही, आप लीव करें फिर दोबारा ज्वाइन करें। स्क्रीन भी हैंग हो गई है। अब बाकी सब बताएं, कोई इशू तो नहीं, बाकी तो किसी को इशू नहीं है। 8 दिन में करेंगे। जी 4 डेज आएंगे, क्योंकि आपने 12 को डिवाइड करना है सर 3। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी है सर। जी अब बताएं, आवाज़ आ रही है आपको। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सबको हो रही है शो। जी सर हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये 4 डेज इसका आंसर आएगा हमारे पास। हाँ ये क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने हमें जो ओवर्स दिए थे वो पॉइंट में दिए थे। वो एंड पे क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा। जस्ट मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी 7 जो है वो आपने खुद करना है। ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। जी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। A batsman scored 150 runs in 30 overs. At the same run rate, how many runs in 50 overs? तो इसका बताएं, ये 150 और 30 को हम आपस में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या करना है हमने इसका।
रन रेट निकालना है आपने। इसको डिवाइड करना है। हाँ जी, 150 को या 150 को 30 पे करेंगे या 30 को 150 पे करेंगे? 30 को करेंगे। जी 150। 150 को 30 से डिवाइड 30 को 30 को करेंगे। करके 1 ओवर ये निकल आएगा। चलें जी, ये कितना निकलेगा? 5 आएगा। ऐसे ही आएगा। 5 को फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने कहा कि 50 ओवर में वो कितना स्कोर करेंगे, तो क्या आएगा? 250। 250। ये इसका राइट आंसर आएगा। जी ये क्वेश्चन है कि एन आइटम प्राइस्ड एट ₹2000 इज डिस्काउंटेड बाय 15%, व्हाट इज़ द सेल प्राइस? देखिए जो उसके ऊपर आइटम के ऊपर प्राइस लिखी हुई वो है 2000 और वो उन्होंने कहा कि हमने 15% आपको डिस्काउंट देना है। तो आपने क्या करना है, इसका 2000 का 15% निकालना है आपने। निकालें इनका 15%, कितना निकलेगा? जी 300 ये इसकी आई हमारे पास डिस्काउंट। उसने पूछा है कि सेल प्राइस क्या होगी, तो आपने क्या करना है फिर आगे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी 2000 में से हमने 300 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? 1700। जी ये क्वेश्चन पर आवाज क्यों ये? आपके पास शायद कोई इंटरनेट का इशू है, बाकी सबको आवाज़ आ रही है। स्क्रीन पे है पर ये सर। आप नेट को डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा कनेक्ट करें अपना। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार गिव्स 14 किलोमीटर पर लीटर। कि आप की जो गाड़ी है वो 1 लीटर में 14 किलोमीटर सफ़र करती है। हाउ मैनी लीटर्स आर नीडेड फॉर 420 किलोमीटर। आपने 420 किलोमीटर का सफ़र करना है, तो उस पर कितना लीटर जो है आपका ख़र्चा आएगा? जी इसको कैसे करेंगे, कितना लीटर लगेगा आपका? जी आप क्या करेंगे, 420 किलोमीटर को 14 पे आप में से कोई एक माइक ऑन करके बता दे। सब लोग ऑन कर रहे हैं, फिर किसी की आवाज़ समझ नहीं आती। जी 420 को हम डिवाइड करेंगे 14 पे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? 30 लीटर। ये आंसर आएगा। ऐसे ही आएगा। यस सर। चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं 9 करवा रहा हूँ, 9 10 इसके बाद एंड पे हम 8 करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ी सी लॉजिक यूज़ हुई है, तो फिर मैं वो थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मे बी आपको समझ आ भी गया हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पहले। आ स्टूडेंट स्कोर्ड 360 मार्क्स विच इज़ 75% ऑफ द टोटल। तो इसको कैसे करेंगे आप? टोटल मार्क्स इसके निकालने हैं। जी इसको सॉल्व करें। यहाँ पर आप लिखेंगे 75% ऑफ टोटल। टोटल को आप जस्ट एक्स से भी शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू 360 मार्क्स। जी आगे क्या करेंगे? अब 75% है, तो इसको आप लिखेंगे 75%, 75/100। वैसे सिंपल सा है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से और एज इक्वल टू हो जाएगा 360।
अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है 75 को जाके वहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। करें इसको सॉल्व, क्या आंसर आता है। या इसको 0.75 निकाल के 480 उधर सर। जाके, जी 480, जी 480 इसका आंसर आएगा। 75 को 100 से डिवाइड करने के बाद इनटू टोटल मल्टी इज इक्वल टू 360। हाँ जी, ये अब देखें ना, ये 75 मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल के साथ, या इसको आप ना 0.75 लिख दें, आसानी के साथ इसको लिख लें 75। अब ये क्योंकि 0.75 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप 360 से डिवाइड कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? नहीं, अभी मैंने आपको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया है, पहले मैंने 75/100 किया हुआ था, अब क्योंकि 0.75 मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई बाय टोटल, क्योंकि 75 बटे में 100 करेंगे तो आपके पास 0.75 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल के साथ, अब ये दूसरी साइड पे जाएगा 360। टोटल क्या है इसमें, इनटू टोटल किसको कह रहे हैं आप? उसने पूछा है कि आ स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स विच इज़ 75% ऑफ द टोटल, यानी टोटल मार्क्स का जो है वो 75% है 360 मार्क्स, तो हमने इसको लिखा है 75% ऑफ टोटल इज़ इक्वल टू 360। अब जो ये इसके मार्क्स है ना 360, ये उसके टोटल मार्क्स का 75% है, तो हमने निकालना है टोटल, यानी टोटल मार्क्स निकालना है। तो अब ये 75% को हमने सिंप्लीफाई किया, 0.75 आया, 0.75 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इक्वल के, तो ये आएगा 360 से डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 0.75। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 480 आएगा। कैलकुलेटर से करें, उधर तो कैलकुलेटर नहीं होगा, बहरहाल आपको खुद सिंप्लीफाई इसको करना होगा, तो 480 आता है। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नीचे भी मैंने की भी दी हुई है इसकी, इससे मैच आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन बाद में। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स एट कांस्टेंट स्पीड, 120 किलोमीटर 2 घंटों में करती है, तो आप इसकी जो है ना स्पीड निकाल लें, या इस आप सिंप्लीफाई इस तरह भी कर सकते हैं, 120 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में वो कितना कितना टाइम लगेगा, 2 बटे में 120 कर दें, फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ इधर, जी इसको आपने क्या लिखना है, 120 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब आपने 1 किलोमीटर निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 बटे में 120, 2 बटे में 120। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1/60। तो 180 किलोमीटर को निकालें, 180 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 बटे में 120 को मैंने लिखा है 1/60, 1/60। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि ये इसको अलग हमने करना है, मल्टीप्लाई बाय 180। जी इसको करें 1/60 करें, फिर उसको जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 180 से, क्या आता है मेरे ख्याल में 3 आएगा, क्योंकि 1/60 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 180 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। जो इसका जो है ना 3 आंसर है, 3 आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी यहाँ पर उसने एक हमें क्वेश्चन लिखा है कि कहता है यू हैव 5 लीटर ऑफ 20% साल्ट सोल्यूशन, यानी आपके पास 5 लीटर है और जिसमें 20% है साल्ट सोल्यूशन, यानी जिसके अंदर 5 लीटर का 20% उसके अंदर नमक है, यानी साल्ट है। हाउ मच प्योर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 10% साल्ट। आप देखें ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में।
तो ये जो 20% है इसमें नमक ज़्यादा है 5 लीटर में। अब इसको हमने 10% करना है साल्ट, मतलब परसेंटेज कम करनी, इसको डाइल्यूट बनाना है। तो उसमें हमने और पानी ऐड करना है। तो कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10% साल्ट उसमें बच जाए। तो कितना पानी और हमने इसमें ऐड करना है। तो इसको मैं लिखूँगा जो 5 लीटर है जी, नहीं 5 का हाफ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ 20% या 20% ऑफ 5 लीटर, यूँ भी लिख सकते हैं आप। 20% इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो 1 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो है हमारे पास नमक है इसके अंदर, यूँ समझ लें 1 लीटर। लीटर से मुराद यानी 1 kg हो सकता है उसमें, यानी 1 आप बोल सकते हैं। अब उसने बोला है कि हाउ मच प्योर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 10% साल्ट। हमने इसको 10% साल्ट बनाना है, तो कैसे करेंगे जी इसका 5 लीटर और नदी पे पानी मेरे ख्याल में। जी तुक्का लगाया या वैसे आपको समझ आ गई थी क्वेश्चन की? बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि वो 10% को 10% बनाना है, तो 5 लीटर 10 बन जाएगा, 5 और डालेंगे तो 10 बन जाएगा। जी सही है। बाल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। जी आगे क्या करेंगे अब मुझे कोई बता सकता है? अब यहाँ तक तो हमने कर ली। अब मैं निकालूंगा 10%। अब क्योंकि 10% निकालूंगा, 10% ऑफ डैश या 10% ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 लीटर नमक है ना हमारे पास। अब ये 1 लीटर नमक है, इसमें मैंने कितना वो आगे जो है ना, अब इसको मैं लिखूंगा 10% ऑफ सॉल्यूशन लिख दें, इज इक्वल टू 1। जी इसका 10% करेंगे, 0 पॉइंट आपके पास क्या आएगा 1, उधर जाके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 ही लिख देता हूँ इसको सॉल्व करने के बाद ना, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा 10 ही बनेगा। अब ये 10 लीटर आ रहा है, तो पहले कितना था हमारे पास 5 लीटर था, तो 10 लीटर में से आपने 5 को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आएगा। मतलब आपने मज़ीद जो है, क्योंकि आपने 10% सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें कितना पानी आएगा हमारे पास 10 लीटर आएगा। क्योंकि हमने 5 का 20% निकाला था तो 1 लीटर उसमें नमक था। अब ये टोटल सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है 10 लीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 में से फिर 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 5 लीटर था, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 लीटर। तो मजीद हम 5 लीटर इसके अंदर ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास 10% साल्ट बचेगा, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। जी इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। और ये जो लास्ट में 6, 7 ये 2 क्वेश्चन है, ये हमारे पेपर में आए थे, ये वाले ये हमारे पेपर में आए थे, तो इनको आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 इधर जी देखें, उसने कहा है हाउ मैनी माइल्स आर लेफ्ट, उसका बाकी कितना सफ़र बाकी रहता है उसका। तो हमने क्या किया है 15 में से 6 को माइनस किया है। इस तरह के क्वेश्चन में ना अक्सर उधर जो लोगों से गलती हुई थी, वो जो आंसर यहाँ निकला था ना वही लिख कर आ गए थे, यानी जैसे 6 निकला तो हमने यहाँ 6 लगा दिया, ऐसे अक्सर ने ऐसे किया था। तो 15 में से 6 को माइनस, क्योंकि उसने टोटल जो सफ़र कर है कवर वो 15 माइल्स है। अब वो 15 का 40% कवर कर चुका है। अब उसने पूछा है कि उसने कितना बाकी सफ़र करना है। और अगर वो पूछता कि ही हैज़ कम्प्लीटेड 40% ऑफ द ट्रिप, तो पूछता कि उसने कितना अभी तक सफ़र मुकम्मल कर लिया, तो फिर हम कहते हैं 6। अब उसने बोला है कि कितना उसका सफ़र बाकी रहता है, तो फिर आपने बोलना है 15 माइनस 6, तो 9 आएगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
जी मुझे आप टाइम बताते रहिएगा, जब वो बोले कि टाइम इतना रह गया तो मुझे आपने बता देना है। अ, अभी मैं आ गया हूँ हज एंड उम्रा एक्ट पे, और इसके मैं जस्ट जो है ना की पॉइंट्स पढ़ूंगा, बाकी एमसीक्यूज आपने खुद देखने हैं। जी पहला है हमारे पास इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है जी। टाइटल इसका क्या है, हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई हुआ है। एंड कम्स इन टू फोर्स एट वंस, यानी एक ही वक्त में इसको लागू किया गया है, यानी इसके जो तमाम फीचर्स हैं वो एक ही वक्त में जो है ना अप्लाई किए गए हैं। यहाँ पर की डेफिनेशंस हैं, इसको मैं बस ब्रीफली आपको बयान करूँगा, और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। इफेक्टिव वो होता है, वो हाजी होता है जिसके साथ या फ्रॉड हुआ होता है या उसका जो माली नुकसान हुआ होता है किसी भी किस्म का, तो ये उसको कहते हैं अफेक्टिव। ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र होते हैं, तो उनको परमानेंट या किसी ख़ास वक्त तक के लिए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो इससे मुराद, ब्लैक लिस्टिंग से मुराद वही लोग हैं। अच्छा जी, कंपनी क्या है जी, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 यानी 2017, ये 2017 के एक्ट के मुताबिक ये कंपनियों का एक्ट है, तो ये 2017 का आपने याद रखना है। एंड रजिस्टर फॉर हज एंड उम्रा सर्विसेज, तो जो कंपनीज होंगी वो कंपनीज एक्ट जो है 2017 उसके मुताबिक वो जो रजिस्टर्ड होंगी। ये आप में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली ये ऑफ कर दें। उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन ये होती है कि जो डिफ़ॉल्टर प्रोवाइडर होता है जिसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, वो जो मुतासर शख्स है, जो अफेक्टी हमने बोला था हाजी है, उसको वो पे करेगा। मनी पेएबल टू अफेक्टी बाय डिफ़ॉल्टिंग प्रोवाइडर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, ये जो एक्ट है इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी वो सेक्रेटरी होगा एज़ पर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन, ये भी आपने याद करना, डिवीजन का जो सेक्रेटरी होगा वो एज़ पर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ये रूल्स ऑफ बिजनेस कौन से साल के लिए हैं ये भी आपने याद करना है। मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ और इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा जी, इसके बाद एक कंप्लेंट क्या है जी, ग्रीवेंस लॉज्ड विद डिवीजन रिगार्डिंग हज स्लैश उम्रा सर्विसेज, यानी ये हाजी ही क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। उसके बाद सीडीसी, सीडीसी ये एब्रीवेशन पूछा जा सकता है, कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटीज़, इसको आपने याद रखना है। हैंडल कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू हज स्लैश उम्रा। डिसीजन क्या है जी, ऑर्डर है या डायरेक्शन ऑफ डिवीजन है। अपीलेट कमेटीज़ आर सीडीसीज, यानी ये अपीलेट कमेटीज़ होती है, आगे जाके पढ़ेंगे ये इसके कितने मेंबर होते हैं और इसका जो चेयरपर्सन होता है या जो हेड होता है वो कौन से ग्रेड का होता है। सीडीसी जो है कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, ये इसका क्या काम है ये आगे हम चल के पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्टर कौन होगा, कंपनी होगी या सीईओ होगा या अकेला कोई बंदा होगा जिसने एक्ट या रूल्स की वायलेशन की होगी। डिवीजन कंसर्न क्या है जी, डिवीजन एलोकेटेड बिजनेस अंडर दिस एक्ट, ये वाला एक्ट जो है बिजनेस का 1973 वाला, सॉरी कंपनीज एक्ट 2017। इसके बाद ये हो गया डिवीजन कंसर्न। डोनेशंस क्या होती हैं, सम्स रिसीव्ड ट्रांसफर्ड एज डोनेशन, जो आपको फंड्स रिसीव हुए हैं या ट्रांसफ़र हुए हैं एज अ डोनेशन उसको हम डोनेशन बोलेंगे। ड्यूज़, एनी ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑर्गेनाइज़र। इसके बाद फ़ी है, फ़ंड है, ग्रांट्स हैं, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद है HGO, हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। HGO स्टैंड्स फॉर, तो ये हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। हज पैकेज में क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ हज होती है और उसके अलावा जो बाकी तमाम सहूलियात होती हैं वो शामिल होती हैं हज पैकेज में। लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डिवीजन है। ऑर्गेनाइज़र, सर्विस प्रोवाइडर, ये वही होते हैं, हज एंड उम्रा कंपनीज होती हैं। प्रेस्क्राइब्ड होता है एज पर रूल्स रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। रिकॉर्ड इंक्लूड्स ऑल रिटन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यानी किस टाइप का जो है ना रिकॉर्ड पूछा जा सकता है कि वो रिटन फॉर्म में भी होता है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, ये पूछा जा सकता है। रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। SPA ये भी MCQs में आ सकता है, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट।
काइंडली आपने मुझे बताना है जब ये टाइम जो है ना होने लगे, क्योंकि फिर पता नहीं चलता। उस दिन भी मैं बोल रहा था लेकिन मीटिंग एंड हो चुकी थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं था। अच्छा जी, यूजीओ उमरा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, जैसे एचजीओ होता है इसी तरीके से यूजीओ उमरा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र होता है। ये आपने याद रखना है, जस्ट एच और यू का फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हज पॉलिसी एंड प्लान। ये तीसरा हमारा टॉपिक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने वो आपको बता दिया। और हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट है, ये कब का है? ये 2024 का है, इसको भी आपने याद कर लेना है। कम्स एंड टू फोर्स एट वंस होल ऑफ पाकिस्तान, ये भी याद कर लेना है। अच्छा जी, पॉलिसी एंड प्लान क्या है? ऑल अफेयर्स रेगुलेटेड थ्रू हज पॉलिसी एंड प्लान। जितने भी अफेयर्स होंगे वो इसी पॉलिसी और प्लान के थ्रू रेगुलेट किए जाएंगे। इंक्लूड्स कोटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? कोटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंसेस, पैकेजिंग, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ इसी के अंदर शामिल होगा। हाँ, इस चीज़ को अब ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो पॉलिसी प्रिपेयर्ड होती है, प्रिपेयर्ड बाय अ पॉलिसी कमेटी, कमेटी का हेड कौन होता है? हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन। जो पॉलिसी बनाने वाली कमेटी है उसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन होता है। और इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं और इस कमेटी को 3 साल के लिए बनाया जाता है। इस पॉलिसी को बनाने के लिए कमेटी को 3 साल के लिए बनाया जाता है। ये 3 MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं पॉलिसी कमेटी के हवाले से। कितने मेंबर होते हैं? 9, और 3 साल के लिए बनाया जाता है। और इस पॉलिसी को कौन अप्रूव करता है? अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड इन गजट। जो हमारा गजट होता है उसमें नोटिफाई किया जाता है और इसको फेडरल गवर्नमेंट जो है ना अप्रूव करेगी इस पॉलिसी को। इसके बाद है गवर्नमेंट हज स्कीम है। डिवीजन हैज़ अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज, एग्जीक्यूट एंड मैनेज हज अफेयर्स एज इंडिपेंडेंट ऑपरेटर। यानी डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है लाइसेंस टू HGO। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू। वो लाइसेंस को जारी भी कर सकती है, उसको रिन्यू भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, ठीक है। इस तरह के वो उसके पास अथॉरिटी होती है। आफ्टर शो काज नोटिस में सस्पेंड एंटायर बैंक गारंटी आर पार्ट में बी फॉरफिटेड। मतलब वो जब्त भी कर सकते हैं जितना उन्होंने पैसा उन्होंने जमा कराया होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफरी लायबल फॉर लायबिलिटीज़ डेप्ट। अगर वो HGO है, हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है, वो ट्रांसफ़र करता है अपना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्या करेगा? वो ज़िम्मेदार होगा कि वो जितने भी उसके बकाया जाते हैं वो इसको अदा करेगा। ये भी उसकी है ना ज़िम्मेदारी है, पहले अदा करेगा फिर वो ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद है एनरोलमेंट क्राइटेरिया क्या है जी? डिवीजन शैल प्री क्वालिफाई HGO एज प्रेस्क्राइब्ड। अलॉटमेंट ऑफ हज कोटा। अब जब आपको देखें कोई भी HGO रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये गारंटी दी जाएगी कि आपको कोटा लाजमी दिया जाएगा। तो एनरोलमेंट डज नॉट गारंटी कोटा। हज पॉलिसी कमेटी हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स टू एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवोक कोटा। मतलब वो दोबारा भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो फिर दोबारा भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है उम्रा पॉलिसी। आल उम्रा अफेयर्स रेगुलेट। जैसे हज पॉलिसी है वैसे ही उम्रा पॉलिसी है, सारा कुछ इसके अंदर है, सेम वही चीज़ है। पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय कमेटी एंड अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। लाइसेंस टू UGO, जो HGO का था वही UGO का है, सेम वही चीज़ें हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। डिवीजन टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल लाइसेंसेज इंक्लूडिंग सस्पेंडेड, rescinded और UGO must seek permission for discontinuance, transfer, reorganization। तो UGO को पहले परमिशन लेनी चाहिए अगर उसने डिसकंटिन्यू करना है या अपना जो ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है उसको ट्रांसफ़र करना है या दोबारा उसने रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसने पहले परमिशन लेनी है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है? डिवीजन में रजिस्टर ग्रांट लाइसेंस टू UGO एज प्रेस्क्राइब्ड। यानी जो उनकी पॉलिसी होगी उसी के मुताबिक इसको देखेंगे। लाइबिलिटी ऑफ HGO, UGO liable for any act, commission, omission, negligence, default causing hardship, loss to pilgrims। ये सारा हर चीज़ के ये क्या होंगे? इसकी लाइबिलिटी के वो होंगे। उसके बाद है कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। हाँ जी, CDCs, ये आपने याद रखना है। CDC कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, इसके कितने मेंबर होते हैं? ये अब मेन जो है ना MCQs है। 4 मेंबर कमेटी होती है। इसको आपने
इसको आपने याद करना है कि सीडीसी में कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी के अंदर 4 मेंबर होते हैं। हैंडल वायोलेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स, हैव पावर टू डिसाइड कंप्लेंट्स। इसके बाद सीडीसी जो भी डिसीजन देगी वो फिर अपीलेट कमेटी होती है जिसके 3 मेंबर होते हैं, और उसका जो हेड होता है यानी चेयर्ड बाय ऑफिसर होता है वो BPS 21 या उसके बराबर का होता है। हेयर अपील्स अगेंस्ट सीडीसी डिसीजन। अब आपने इसको याद करना है कैसे, पहले इसको देखें, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनमें उसको हेड कौन करता है, डिवीजन का सेक्रेटरी, और उसके 9 मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए बनाया जाता है। इसके बाद सीडीसी के 4 मेंबर होते हैं और वो कंप्लेंट से मुताल्लिक अपनी जो है पावर को यूज़ करते हैं और डिसाइड करते हैं कंप्लेंट के बारे में। तो अपीलेट कमेटी होती है जिसके पास जो है सीडीसी ने जो डिसीजन दिया होता है उसके ख़िलाफ़ ये फिर क्या करते हैं, अपील सुनते हैं। और तो इसके 3 मेंबर होते हैं और 21 या इससे बराबर का जो होता है ऑफिसर इसको चेयर करता है। और हेयर अपील अगेंस्ट सीडीसी डिसीजन, जो सीडीसी डिसीजन ने वो किए थे उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो अपील सुनते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मेन है, इनको आपने याद रखना है। मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन था या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। इसके बाद जी पेनल्टीज़ क्या हैं जी, मेजर क्या है और माइनर क्या है। मेजर तो है परमानेंट, उनको या टेम्परेरी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या उनका कोटा जो है वो रिडक्शन ऑफ हज कोटा है, सस्पेंशन है, कैंसिलेशन है लाइसेंस की, और जो उन्होंने जो कुछ जमा कराया हुआ है उनको उन्होंने ज़ब्त कर देना है। उसके बाद माइनर इसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या है, रिडक्शन ऑफ लेस दैन 5% कोटा, यानी 5% से कम कोटा जो है वो उसको रिडक्ट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि 5% कोटा है जो माइनर उनकी सज़ा है। कंपनसेशन क्या है, सीडीसी यानी कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी में ऑर्डर कंपनसेशन टू पिलग्रिम्स, कि उनको कंपनसेट करें, पिलग्रिम्स को कंपनसेट करें, वो भी इनको कह सकती है। अपील क्या है जी, अब जो अपील की जाएगी पर्सन अग्रीव्ड यानी जो हाजी साहब होंगे वो अपील करेगा विद इन 30 डेज़ टू अपीलेट कमेटी। सीडीसी जो है ये भी आप याद करें, सीडीसी जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन देगी। जो भी उनके पास कंप्लेन आएगी उसने 15 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिसीजन देना है। और जो पर्सन है जो हाजी साहब हैं उसने क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट कमेटी के आगे जो अपील करनी है सीडीसी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने डिसीजन दिया है। ठीक है, 30 डेज़ टू अपीलेट कमेटी, ये पूरा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद है कमेटी डिसाइड विद इन 30 डेज़। कमेटी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगी, और ये 30 दिन एक्सटेंडेबल होते हैं बाय 30 मोर, यानी 2 माह तक ये लेके जा सकते हैं। यानी 30 दिन के अंदर उसने करना होता है डिसीजन, फिर भी वो 30 दिन आगे उसको बढ़ा सकते हैं। इफ़ स्टिल एग्रीव्ड अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज विद इन 30 डेज। अगर अपीलेट कमेटी का जो फैसला है वो भी उसके हक में नहीं आया, वो समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ आया है, तो फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा विद इन 30 डेज़, यानी उनके फ़ैसले के बाद जो टाइम पीरियड होगा उनके 30 डेज़ के अंदर अंदर। तो इसको आपने याद करना है। सीडीसीज़ की तरफ कंप्लेन गई है, उन्होंने फ़ैसला किया है, उस बंदे को पसंद नहीं आया, फिर उसने अपीलेट कमेटी के सामने अपील की, उन्होंने फ़ैसला किया और उसको वो फ़ैसला भी पसंद नहीं आया, तो फिर वो जाएगा जज के पास। तो ये लास्ट होगा, वो जो उसके हक़ में दे दे या उसके ख़िलाफ़ दे दे, वो ये आखिरी जो है डिसीजन होगा। मॉनिटरिंग है, डिवीजन टू डिवाइस कम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है। हज ऑपरेशन फ़ंड, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को एडमिनिस्टर करती है। पिलग्रिम वेलफेयर फंड बिकम्स पार्ट ऑफ HOF। इसको आपने याद करना, HOF स्टैंड फॉर हज ऑपरेशन फंड। हज ऑपरेशन फंड डिपॉजिटेड इन डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस और रिसिपिएंट्स इंक्लूड ड्यूज, डोनेशंस, फीस गारंटीज़, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। इसके अंदर ये 4 चीज़ें शामिल हैं, इनको आपने याद रखना है जी। आगे हमारे पास है जी एक्सपेंडिचर एज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, उम्रा फंड इंक्लूड, इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, चार्जेस हैं, फाइन्स हैं। मेरे ख्याल में टाइम उसने दे दिया हमें, 15 मिनट है इस वक्त मेरे पास है 45। चले इंशाल्लाह तब तक हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसके बाद है एक्सपेंडिचर एज प्रेस्क्राइब्ड। बैंक अकाउंट्स हैं जी। डिवीजन टू ओपन शरिया कंप्लेंट
अकाउंट्स, ये आपने याद करना है। ये कौन से अकाउंट ओपन होंगे? रिक्वायर्स फाइनेंस डिवीजन अप्रूवल, इसके लिए फाइनेंस डिवीजन जो है वो उसकी अप्रूवल लेना भी लाजमी है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ये वही जो अकाउंट है उसमें हमने करना है। इसके बाद है विद फाइनेंस डिवीजन अप्रूवल, ये भी लाजमी आपने याद रखना है। ऑडिट है जी, फंड्स ऑडिटेड एनुअली अंडर आर्टिकल्स। हाँ जी, ये जो एक्ट है इसके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स हैं 169 एंड 170, उसके मुताबिक क्या होंगे, इनका ऑडिट किया जाएगा। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है, 169 एंड 170। इसको छोड़ दें, रिकवरी ऑफ इसको भी छोड़ दें। बस बाकी कोई चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, इसको आपने याद करना है। ये सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 169 170, विच अथॉरिटी में मेक रूल्स अंडर द एक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, अथॉरिटी है उसके पास। ये देखें, ट्रांसफर ऑफ एन एचजीओ इज़ लायबल फॉर ऑल लायबिलिटीज़ एंड डेब्ट। एसपीए स्टैंड्स फॉर, ये वाला एमसीक्यूज मेरे ख्याल में हमारे पास एसपीए था या उपैप था, इस तरह का एमसीक्यूज शायद आया था। सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, ये इसका ऑप्शन है करेक्ट जी। अब हम चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने कोशिश करनी है, गो थ्रू करना है। लास्ट डे भी हो या सेकंड लास्ट डे हो तो इसमें आपने ये चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद हम आते हैं हज एंड उम्रा, ये एमसीक्यूज़ भी हैं इसके अंदर ना, ये एब्रीवेशन है इसके एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने लाजमी देखना है, ये वाली फ़ाइल। सर जी टाइम बचे ना, परसेंटेज वाला एक दो क्वेश्चन जो है वो जब दोबारा करने का टाइम बचे तो जो रह गए हैं, जो 7 क्वेश्चन उनमें से जी जो रह गए ये एक दो तो उसकी समझ नहीं आ रही थी। चलें अभी ये हम आते हैं, हज पॉलिसी है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो देखें अब कितने होते हैं मुकम्मल जी। इंट्रोडक्शन है, हज है वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसको आपने हाईलाइट करना है। मैंडेटरी वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर ऑल अडल्ट मुस्लिम्स विद फिज़िकल एंड फाइनेंशियल एबिलिटी, साहिब इस्तात। ये साहिब इस्तात की डेफिनेशन भी है। मैनेज बाय ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, इसको आपने याद करना है कि ये किसने मैनेज किया हज पॉलिसी वगैरह। एम इसका क्या है? टू मेक हज अरेंजमेंट्स एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक हीट, क्राउडिंग एंड लिमिटेड स्पेसेस। इसके बाद है फोकस कहाँ पे करेंगे? ट्रांसपेरेंट, कम्पिटिटिव एंड अकाउंटेबल प्रोसेस फॉर फैसिलिटेटिंग गेस्ट्स ऑफ अल्लाह, यानी हाजी साहबान जो होंगे उनको। मिशन है टू सर्व एंड फैसिलिटेट हुज्जाज विद डेडिकेशन इंश्योरिंग ईज एंड पीस ऑफ माइंड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, इसको आपने देख लेना है, जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देखें, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी इनको आपने पढ़ लेना है। ये है स्केड्यूल ऑफिशियल ऑपरेशन टाइमलाइन बिगिंस, ये जून 8 2025 से स्टार्ट होगी और अप्रैल तक जाएगी। ठीक है, लास्ट जो हाजियों की जो फ़्लाइट्स जाएंगी वो अप्रैल में जाके एंड हो जाएंगी। तो ये 12 ज़ुल्हिज्जा 1446 से ये स्टार्ट हो चुका है, यानी जून 8 जून 2025, यानी अभी हज मुकम्मल नहीं हुआ था तो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये 8 जून 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक है। अच्छा जी, ये मेन पॉइंट आपने याद करने, 4 एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट में ने, ये आपने याद करने। 4 की एग्रीमेंट्स फॉर हज 2026 कौन कौन से हैं? हज अफेयर्स एग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा। ठीक है, ये हज अफेयर्स यानी हज के जितने भी मामलात हैं उन्होंने पहले इनके दरमियान जो है मुआहदा हुआ है। और एग्रीमेंट विद मकतबुल वकला अल मुआहिद यूनाइटेड एजेंट ऑफिस है, ये जितने भी उधर अरेंजमेंट्स होंगी ये उनके साथ इनका मुआहदा। इनका जो ऑफिस है ये जद्दा में, ये भी आपने याद रखना है कि मकतबुल वकला
अल मुवाहिद, इसका ऑफिस जो है वो किधर है, जद्दा में। जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है नकाबा सियारा जनरल ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट, यानी जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। और उसके बाद है सर्विस एग्रीमेंट विद मुतवफ़ी हुज्जाज कंपनी तवाफ़ा, तो ये अब इसका नाम तवाफ़ा कंपनी, इसको तवाफ़ा एग्रीमेंट कहते हैं या तवाफ़ा कंपनी। ये 4 एग्रीमेंट इनके हुए हैं, तो इसी से मिलते जुलते मेरे पास मौजूद थे, उनके हमने नोट्स बनाए थे। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, जैसे जमजम कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस साल इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हम उसको एहतियातन देख लेंगे, हो सकता है कि उसमें से दे दें। उसके बाद इनपुट्स फॉर द हज पॉलिसी, इसको छोड़ दें, यहाँ पर आ जाए हज स्कीम। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है जी 70% गवर्नमेंट स्कीम है और 30% प्राइवेट स्कीम है, ये आपने याद करना है। और 179,210 यानी 1,79,210 का कोटा है, उसमें से 70% सरकारी है और 30% जो है वो प्राइवेट है। ओवरसीज़ पिलग्रिम्स DHCs जी, समझ नहीं आई, आर्म फोर्सेस क्या, जी वो आगे आएगा, मैं उसको देखता हूँ। उसमें ये होता है, इनका अलग से कोटा होता है, आर्म फोर्सेस का अलग से कोटा होता है, वो प्राइवेटली ही जाते हैं, ठीक है ना, यानी वो यूँ समझ लें प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, उनके लिए अलग से कोटा होते हैं वो प्राइवेट। ये 2 तरह की, जी 2 तरह की स्कीम्स है ना, एक है अभी जब हम जाएंगे ना पार्ट 2 में, वो है गवर्नमेंट, और पार्ट 3 में जाएंगे फिर वो है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट में उनका वो मेंशन नहीं है, बल्कि प्राइवेट में है। तो 1500 उनका कोटा होता है, 1500 हाजियों का, वो जो आर्मी के लोग होते हैं, तो वो जो है ना जाते हैं उसके साथ, प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं उधर। अच्छा जी, ये जी किस में, वो सर 2025 में था, 2025 में। अब इस पॉलिसी के मुताबिक 70% और 30% है। जी ये 2026 की पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना हम। हाँ जी 30% प्राइवेट है। जी मेरे पास 7 मिनट रह गए हैं, तो इसको कोशिश करता हूँ पार्ट 1 कर लें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करके ना जो है ना बाकी 3 भी देख लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हार्डशिप कोटा होता है, इसमें 1000 सीट होती है, इसको आपने याद रखना है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, जो स्प्लिट फैमिलीज़ होती हैं, बग़ैर महरम के ख़वातीन होती हैं, डिसेबल्ड या स्पेशल पर्सनस होते हैं, एंड हार्डशिप केसेस अप्रूव्ड बाय फेडरल मिनिस्टर। हार्डशिप से मुराद जो यूँ समझ लें सिफारशी, दूसरे लफ्ज़ों में। अनयूटिलाइज कोटा, अब जो कोटा यूज़ नहीं होगा, दरख्वास्तें कम जमा हुई हैं, तो उसके हिसाब से अगर इस तरह का कोटा फिल ना हो तो फिर वो क्या करते हैं, दोबारा री एलोकेट करते हैं 45 डेज़ बिफोर KSA डेडलाइन, जो उन्होंने डेडलाइन दी है उससे पहले 45 दिन पहले। ये भी आपने MCQs के तौर पर याद करना है। इसके बाद मैंडेटरी कंडीशंस हैं, लाजमी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनका पासपोर्ट जो है वो 26/11/2026 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी पाकिस्तानी सिटीजन्स। और इनका जो पासपोर्ट है 26/11/2026, पिछले साल जो था वो था 16/12/2025, 16/12/2025 था, अब है 26/11/2026। और उस उधर भी पहले 2025 में भी यही था कि 12 साल से नीचे वाले जो हैं बच्चे वो नहीं जा सकते। कुर्बानी पिछले साल ये थी, ऑप्शनल थी कि आप सरकारी तौर पर भी कर सकते हैं और उधर जाके प्राइवेटली भी। इस साल उन्होंने प्राइवेट नहीं रखा। कुर्बानी जो है सेक्रीफाइस थ्रू KSA गवर्नमेंट अदाही प्रोग्राम, इसमें कोई प्राइवेट नहीं होगी। इसके बाद है हेल्थ कंडीशन, ओनली मेडिकली फिट पिलग्रिम्स अलाउड, टर्मिनली इल पर्सन नॉट परमिटेड। तो ये आपने याद करना। अब पिछले साल जो था मेरे ख्याल में 55,000 था कुर्बानी का हिस्सा, जो था 55,000 मेरे ख्याल में था। इस साल जो है क्योंकि वो इसी के अंदर शामिल है, इस वजह से फिर उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया कि कुर्बानी के कितने पैसे होंगे, वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद है जो डिजिटल रिस्ट बैंड्स होंगे। जी
सर पिछली दफा आप बता रहे हैं कि अलग अलग कुर्बानी थी, मतलब वो उसमें शामिल नहीं थी जो टोटल हाजियों की पेमेंट थी, तो इस दफा यानी पेमेंट में शामिल है कुर्बानी? जी जी, पेमेंट में शामिल है। जो जिन्होंने शामिल की थी कुर्बानी सरकारी तौर पर, उन्होंने फ़ीस उसी के साथ जमा करा दी थी। जिन्होंने नहीं कराई थी उन्होंने 55,000 या 50,000 था तो वो उन्होंने कम जमा कराए थे, इस तरह से था। दूसरा सर, अभी ये जो अभी नई इन्होंने कंडीशन ऐड की है कि ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू कुर्बानी होगी, जी तो जो वेलफेयर स्टाफ है उनकी तो फिर भी प्राइवेट ही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारी फिर भी प्राइवेट होगी। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, वेमेन विदाउट महरम, ये हमने वो पढ़ा था कल भी। इसमें 3 तरह की कंडीशंस हैं, यानी 3 शर्तें वो उसमें होंगी। एक तो है उसका शौहर या वालिदैन उसको इजाज़त दें, और जो काबिल एतमाद ख़वातीन है उसके साथ सफ़र करे, उसे किसी किस्म के खौफ या ख़तरे का जो है ना वो ना हो, और उसने एफिडेविट भी देना है, ठीक है, हल्फनामा भी देना है। डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एन अटेंडेंट, या जो 80 साल से ऊपर लोग हैं वो भी, और जो डिसेबल्ड हैं वो भी। और एप्लीकेंट्स ऑन ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या कोर्ट बार के अंदर है, वो एलिजिबल नहीं है। डेथ ड्यूरिंग सर हज। मेरा एक सवाल है, सॉरी जी सर, वो जो मोहर्रम गैर मोहर्रम औरत जो जा रही है के लिए, तो उनकी एज वगैरह नहीं है कि किस एज तक वो जा सकती है, किस एज तक नहीं जा सकती? आपकी आवाज़ सर कट रही है, क्या पूछा आपने? किस एज तक जा सकती है? जी, जो खवातीन जाएगी अकेली, जी जी, किस एज तक जा सकती है अकेली? उनकी कोई एज वगैरह है? नहीं नहीं, एज जैसे तशरीह के लिए 45 ईयर्स थी। नहीं, इसमें इस साल उन्होंने कोई एज लिमिट नहीं रखी। ठीक है, यानी कि कोई भी एज, कितनी भी एज को वो जा सकती है। जी जी, मगर मैंने शायद पढ़ा था कि तशरीह में 45 ईयर्स थी। वो मेरे ख्याल में लास्ट जो ईयर थी ना पॉलिसी, उसमें था मेंशन, अब इसमें नहीं है, इस पॉलिसी में नहीं है। सर ये क्लास क्लोज हो रही है 3 मिनट में। चले मैं बस इसको कवर करता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जो ममनुआ अशिया हैं वो कौन कौन सी हैं जी? भीख नहीं मांगनी, मुनशियात वगैरह, चोरी, इमोरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसमें शामिल नहीं होना। लेकिन पाकिस्तानी मशहूर हैं वहाँ पे, जहाँ भी देखें बैठे होते हैं। और अगर आप ड्रग लेकर जाएंगे तो वो क्या होगी, आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, या फिर आपको वापस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेबल है ना, इसमें मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ हिजरी डेट्स जो है ना डालना मैं भूल गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो MCQs आएगा ना, वो इस टेबल में से जो है ना, जो हमारे पास ईसवी डेट है ना वो होगी, क्योंकि ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल इसमें आपने ना इसको याद कैसे करना है, आज मैं देख रहा था तो इसमें मैंने एक ट्रिक यूज़ की है। आपने ये देखना है, जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त में 2 चीज़ें हैं। जून में भी एक काम हुआ है, यानी कि हज सीज़न स्टार्ट हुआ है। 26 जुलाई में कैंप साइट डाटा अवेलेबिलिटी हुई है। और अगस्त में 2 तरह के काम हुए हैं, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विसेज पैकेज 9 से 23 अगस्त तक। 24 अगस्त को फिर क्या हुआ है, एयर कैरियर्स की अपॉइंटिंग हुई है। फिर अक्टूबर और नवंबर में क्या हुआ है, अक्टूबर में हमारे पास क्या हुआ है, जो मीटिंग्स थी उनका एंड हुआ है, और 9 नवंबर को साइन हुआ है हज अफेयर्स एग्रीमेंट के दरमियान। 9 नवंबर जैसे अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश है, उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2025 को जब होगा पेमेंट होगी। फिर जनवरी में 2 केसेस हो रहे हैं, यानी 2 काम हो रहे हैं। फरवरी में भी 2 हो रहे हैं, मार्च में 2 हो रहे हैं, और अप्रैल में 1 हो रहा है। इस तरीके से ना पेयर बना के इसको याद करना है। कोशिश तो मैं कर रहा था कि इसको याद करें, लेकिन मुझसे याद नहीं हुआ क्योंकि टाइम मेरे पास शार्ट था। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके इसको, वैसे MCQs में इस चीज़ को कवर किया गया, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल में अब लास्ट मिनट चल रहा है। अच्छा जी, 1 मिनट के अंदर अंदर एंड हो रही है जी। बहरहाल एंड हो जाए तो फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये वाले जो है ना, हज 2026 है, 1447 हिजरी होगा। इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, हेल्थ चेक्स होंगे, ये मैंडेटरी हैं, लाजमी हैं। नो महरम कंडीशन रिलैक्स अंडर स्पेसिफिक एफिडेविट बेस्ड रूल, जो एफिडेविट देगा उसके मुताबिक वो जा सकते हैं। उसके बाद है ड्रग्स, ये उसने पहले बता दिया है। नोसुक मसार प्लेटफॉर्म है, हज ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटेड थ्रू, ये जो नोसुक मसार प्लेटफॉर्म, इसको याद करना है। गवर्नमेंट हज स्कीम है, तो इसमें जो जो पैकेजेस हैं उसको आपने देखना है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह हाईलाइट करूँगा इसमें।
दो पैकेजेस हैं हमारे पास। लॉन्ग पैकेज है जिसमें 38 से 42 डेज़ हैं, ये कल भी हमने उसमें ऐड में पढ़ा था। और जो शॉर्ट पैकेज है वो 20 से 25 डेज़ है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपसे ये इस तरह का भी MCQs पूछ सकता है कि KSA में जो स्टे है वो कितने दिन से कितने दिन तक है। तो मिनिमम 20 दिन होंगे और मैक्सिमम हमारे पास क्या होंगे, 42 दिन होंगे। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो लॉन्ग शॉर्ट पैकेज के अलावा भी पूछ सकता है 20 से 42 दिन, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है अकोमोडेशन क्या होगी, शेयर्ड अकोमोडेशन होगी, और ये सऊदी लास और हाउसिंग परमिट्स के मुताबिक होगी, जिसको हम कहते हैं तसरीही एंड तसनीफ़। जिसके पास तसरीह होगी उन्हीं को वो अलाउ करेंगे कि वो आप उनकी बिल्डिंग्स ही वो अलाउ करेंगे। इसमें बोर्डिंग और लॉजिंग सर्विसेज शामिल हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है जी, पिलग्रिम मस्ट सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद हज ड्यूज़ इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये आपने लाजमी याद रखना है कि हज ड्यूज़ जो हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कराएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो हमारे पास, कोई बता सकता है, कल मैंने वैसे बताया था, उसमें हमने पढ़ा था हज ऐड के अंदर कि पहली इंस्टॉलमेंट जो लॉन्ग पैकेज वाले हैं उनके लिए कितनी है और शॉर्ट वालों के लिए कितनी है। सर लॉन्ग वाले की 5,500 थी और जो शॉर्ट पैकेज 5। हाँ जी 550 थी। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, अच्छा ये बताएं वो डेट्स क्या क्या थी, एक रजिस्टर्ड थे और अनरजिस्टर्ड थे। जो रजिस्टर्ड हाजी थे उनकी क्या डेट थी, कब से कब तक उन्होंने जमा करानी थी पहली किस्त? 4 अगस्त से 9 अगस्त। हाँ जी 4 से 9। और जो गैर रजिस्टर्ड थे वो 11 अगस्त से 11 से 16 अगस्त। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट आपने याद रखना है, ठीक है। और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो 6.5 लाख है, वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो लॉन्ग पैकेज वाले हैं या शॉर्ट वाले हैं। अच्छा जी, सिलेक्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। पहले ये होता था, कुरंदाजी होती थी, क्योंकि अब कोटा इनका पूरा होता नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो पहले आएगा पहले पाएगा, इस हिसाब से होती है। अब वो कहते हैं प्रेफरेंस क्राइटेरिया क्या होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अगर कोटा बढ़ जाता है, यानी हाजी कोटे से बढ़ जाते हैं, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो पहली बार हज कर रहा होगा। जिसने पहले हज किया होगा तो उसको वो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जो पहली बार कर रहा होगा उसको फिर वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। इसके अलावा जो है कि मुतबादिल क्या होगा, उसकी क्या पॉलिसी। खुदा न खास्ता किसी ने जो है ना एप्लीकेशन दी है, उसकी डेथ हो गई है या वो बीमार हो गया है या किसी भी वजह से वो नहीं जा सकता, तो फिर क्या करेगा, अपना मुतबादिल देगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, इसकी वजह से वो क्या करेगा, अपना मुतबादिल देगा और उसके साथ एफिडेविट भी देगा। और वो कौन होगा, उसका ब्लड रिलेशन या फैमिली लिंक होगा उसके साथ, वो जा सकता है। और वीज़ा चार्जेस विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी मुतबादल की सूरत में वो क्या करेगा, वीज़ा चार्जेस जो हैं वो कट जाएंगे। जो उसने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था वो वीज़ा चार्जेस कट जाएंगे, वो उसको अलग से वीज़ा चार्जेस पे करने होंगे। अच्छा जी, अगर कट ऑफ डेट्स जो उन्होंने दी हैं डेडलाइंस, उसके बाद जो है ना वो जो है मुतबादल की कोई सूरत नहीं बनेगी, ये भी आपने याद रखना है, आफ्टर द कट ऑफ डेट। अब इसकी इवेलुएशन कौन करेगा, गवर्नमेंट हज स्कीम की वो थर्ड पार्टी होगी, वो इवेलुएशन करेगी। प्रोक्योरमेंट कमेटी क्या होती है, वो जो चीज़ें सामान वगैरह लेते हैं ना, कोई भी इदारा है या कोई भी हमारे पास मिनिस्ट्री वगैरह, तो उसको कहते हैं, वो जो कमेटी बनाती है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट कमेटी। तो फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, यानी मोरा। कम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में उनकी ये ज़िम्मेदारी होगी। और रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स तवाफ़ा, ये सर्विस जो प्रोवाइड करती है तवाफ़ा कंपनी, जिसका भी हम पढ़ आए हैं पीछे कि 4 उन्होंने मुआहदे किए हैं। टू बी इंगेज थ्रू नुसुक मसार प्लेटफॉर्म, ये उनका प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू जो है ना ये इंगेज किया जाएगा। मस्ट इंश्योर नो कास्ट इंक्रीज इन हज पैकेजेस एंड वैल्यू फॉर मनी, तो उन्होंने ये भी इंश्योर करना है कि कॉस्ट ना बढ़े। इसके बाद जी ये तवाफा क्वेश्चन है, तवाफा कंपनी का आपने बताया। जी जी सर ये तवाफा कंपनी जो राजवी कंपनी वहाँ पे सर्विसेज दे रही थी, यही तवाफा कंपनी कहलाती है?
ये अर्राजी के जो ना बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, ये सारा कुछ हैंडल वही कर रहे थे। बाकी जो तवाफ़ा कंपनी ये नहीं थी। ये तवाफ़ा जो अलराजी है ना उन्हीं के अंडर आती है, यूँ समझ लें आप, क्योंकि ये अरेंजमेंट्स तवाफ़ा कंपनी के अंडर हैं सारे। तो जितने जितने बाकी कंपनियां होती हैं वो उनको फिर एग्रीमेंट देते हैं। जैसे जैसे हम इधर ठेके पे काम करते हैं, ये इस तरह से अर्राजी जो थी वो कंपनी थी। उन्होंने भी वैसे हमारे पास जो 105 मकतब वाला था, जो हमारा उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या जो भी था, वो कहता कुछ था और करता कुछ था। वो कहता कि इतनी बसें आ रही हैं तो अपने हाजी तैयार करें। हमारे हाजी लाइन में होते थे, उधर से बसें नहीं आती थी, तो फिर हाजी हमें कहते कि हाँ भी आप किधर बैठे, आए ना इधर लाइन में, देखें हम लाइन में लगे हुए हैं और अभी बस भी नहीं आई। तो इस तरह के हालात थे उधर। बहरहाल इसको इंशाल्लाह हम ये एग्रीमेंट भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी एंड पे आपको ना जो मैंने फ़र्स्ट टेस्ट जो 1 दिसंबर को होगा ना, उसकी भी मैंने जो है ना सेटिंग कर ली है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। 30 तक आपका जो है ना टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, हाई डाटा मुकम्मल हो जाएगा जो टेस्ट होने हैं। आज भी होना था वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये पैकेज है, टेंटेटिव पैकेज है, 11.5 लाख से 12.5 लाख है। ठीक है, सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद सर्विस प्रोवाइडर्स। ये फिर उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं टेस्ट के लिए, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। इनको आपने देखना है कि हमारे पास लॉन्ग पैकेज है, शॉर्ट पैकेज है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो फर्स्ट टाइम जा रहा होगा, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो जस्ट डेथ और इलनेस की सूरत में होगी, और ड्यूज़ जो हैं 2 इंस्टॉलमेंट की सूरत में जमा कराना है। एवेलुएशन कौन करेगी, थर्ड पार्टी करेगी। और ड्यूज़ जो हैं 26 के लिए 1.15 से 1.25 मिलियन में पूछे तो आपने ये भी याद रखना है। और जो थे मेरे ख्याल में 2025 में जो था 10.5 से मेरे ख्याल में 11.5 लाख था मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो भी आपने थोड़ा सा याद कर लेना है। हो सकता है 2025 से ना उठा दें, वैसे नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें वो शेयर नहीं की। इसके बाद देखें जी, थर्ड पे आ जाएं, प्राइवेट हज कोटा है, प्राइवेट हज स्कीम है। ठीक है, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट है SPA, उसके साथ होता है जो मिनिस्ट्री और वो जो हज ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको मुनज़्ज़म्स और डिपेंडेंट हज कंपनीज़ का नाम दिया गया, DHCs, डिपेंडेंट हज कंपनीज़। ये भी आपने याद करना है। ठीक है, जितने भी वो जो ग्रुप थे हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, उनको उन्होंने मर्ज कर दिया है DHCs में, उन्होंने अब इनको कर दिया है। रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स डाटा, इनका क्या काम है, जो हाजियों का डाटा है वो रजिस्टर करेंगे, और पेमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी आपने याद करना है, उसके थ्रू करेंगे। ये आपने SPA याद करना है, वैसे ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और DHCs, डिपेंडेंट हज कंपनीज़। यहाँ पर हमारे पास है 3 मेंबर कमेटी वेल रेगुलेट DHCs। काइंडली अपना माइक बंद कर दें। 3 मेंबर की कमेटी होगी जो रेगुलेट करेगी DHCs को, जो कि मोरा ने बनाई है। मिनिमम 2000 पिलग्रिम्स, हर जो DHC है उसको 2000 हाजी दिया जाएगा कम अज़ कम, एज़ पर KSA तालीमात, सऊदी तालीमात। ब्लैक लिस्टेड और डिसक्वालीफाइड जो मुनज़्ज़म हैं उनको नहीं दिया जाएगा, यानी वो अहल नहीं होंगे। 1500 पिलग्रिम्स कोटा में बी रिजर्व फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है ना, आर्मियों का अलग जो है ना, यूँ समझ लें HGO है, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर, उनका यूँ समझ लें अलग है। तो 1500 कोटा उनके लिए। और DHCs मस्ट बुक पिलग्रिम्स फॉर हज 2026, डिपॉजिट टोटल बुकिंग अमाउंट इन अ डेडिकेटेड अकाउंट एज पर Annex 2। ये पूछा जा सकता है MCQs में कि जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जो अमाउंट जमा कराएंगे वो किस अनेक्स के थ्रू के मुताबिक जो है ना जमा कराएंगे। ये Annex 2 है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। बुकिंग मस्ट कंप्लाई विद सेक्शन 10 ऑफ द प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट्स डॉक्यूमेंट। तो ये सेक्शन 10 भी आपने याद रखना है। यहाँ ये बहुत अहम है कि दाना एंड तवाफ़ा चार्जेस, जो अरेंजमेंट्स चार्जेस हैं, टू बी डिपॉजिट अप फ्रंट 25%, तकरीबन 25% है। ठीक है, और रिकग्निशन लेटर कब इशू होगा, जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। और पहली जो इंस्टॉलमेंट है उनकी 25% है। फंड्स ट्रांसफ़र हैंडल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके थ्रू जो है ना जमा कराएंगे, और ताकि डिले से बचा जा सके। लास्ट टाइम यही हुआ है, उनके जो है ना ड्यूज़ जमा नहीं होती, इस वजह से जो कोटा था वो कम हो गया था। रिमेनिंग फंड्स टू बी ट्रांसफ़र टू E-हज वैलेट, जो बाकी बचेगा वो E-हज वैलेट अंडर द सऊदी रूल्स उसमें ऐड हो जाएंगे।
DHCs must ensure real time visibility of हज पेमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ पिलग्रम्स, यानी उन्होंने अब हर वक्त ये चीज़ें तैयार रखनी है। उसके बाद ये आपने टेबल अच्छी तरह से तैयार करना है। जो फर्स्ट पेमेंट है वो 25% है और कब उन्होंने जमा कराई है 15/8/2025 को, ठीक है। और दूसरी जो है वो 40% है, उन्होंने 15/11/2025 यानी 3 माह के बाद। यह 15/8/2025 है, ये 15/11/2025 है। याद करने का तरीका आसान है, 3 माह बाद उन्होंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है 40%। फिर थर्ड है वो 35% है, वो 31/12 यानी साल के आखिरी दिन जाके जमा कराएंगे। इस तरह इसको याद करना है आपने। अगर फेलियर होगा तो उनकी पेमेंट ज़ब्त कर दी जाएगी, ये आपने याद करना है। और इसमें कोई सौदेबाजी नहीं होगी, यानी कोई वो ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। डिपॉजिट इन सऊदी ई वैलेट्स हज 2025 कैन बी यूज फॉर हज 2026 आर रिफंडेड। मतलब जो हज 2025 के जो थे वो 2026 के लिए यूज़ हो सकते हैं या रिफंडेड। यूँ समझ लें जो लोग 2025 में नहीं जा सके उनका जो अमाउंट थी उन्होंने सऊदी ई वैलेट्स हज 2025 में डिपॉजिट कर दिया था और इसको यूज़ करेंगे अब 2026 के लिए, या फिर उनको रिफ़ंड कर देंगे। HOAP हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, होप, ये आपने अक्सर नाम सुना होगा। जब ये लास्ट टाइम ये हुआ था तो अक्सर वो कहते थे होप ने आज ये इजलास किया, ये बोल रहा है। तो ये अपने याद करना है, हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मोरा रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ ई वैलेट रिलेटेड मैटर्स, यानी ई वैलेट रिलेटेड मैटर जितने भी हैं वो मोरा ही हैंडल करेगी। इसके बाद हमारे पास जो इंगेजमेंट है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड करेगा। इसका फंक्शन क्या है कि इसने रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ पिलग्रिम डाटा एंड पेमेंट्स करना है, डबल बुकिंग से उन्होंने बचाना है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू KSA करना है, डिजिटल कंटिन्यूटी एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। उसके बाद इनेबल रिस्क मिटिगेशन एंड फेज्ड रेडीनेस फॉर 2027, यानी 2027 के लिए भी उन्होंने हर चीज़ तैयार रखनी है। DHCs मस्ट कंप्लाई विद मोरा एंड IT इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसपेरेंसी। ये मॉनिटरिंग है, इनकी भी मॉनिटरिंग कौन करेगा? थर्ड पार्टी करेगी, ये भी आपने याद करना है। और कंप्लेंट्स रेफर टू कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी CDCs इन पाकिस्तान, अपील्स टू बी फाइल्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी विद इन 15 डेज़। ये मैं आपको पहले बताया हूँ कि जो CDC डिसीजन करेगी उसके, ये जो प्राइवेट के लिए है, ठीक है ना, विद इन 15 डेज ऑफ CDC डिसीजन। उधर जो था उनके लिए क्या था, 30 डेज़ था। ये आपने याद रखना है, प्राइवेट के लिए 15 डेज़ हैं और गवर्नमेंट वालों के लिए जो है वो 30 डेज़ हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप इन्हें याद करना है। DHCs, PITB, SPA, होप, CDC, KSA। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, इसको देखते हैं ये है पार्ट 4। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, इस तरह के MCQs आ सकते हैं। वेलफेयर सर्विसेज फॉर हुज्जाज, की पॉइंट्स क्या हैं जी? मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मोरा OPAP मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैंप्स, बेसिक सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर वेलफेयर स्टाफ एज पर सऊदी इंस्ट्रक्शन। ये हमारे लिए वो कर रहे हैं जी, लेकिन करते तंग हैं काफ़ी। डिप्लॉयमेंट रेशो 1 नॉन मेडिकल स्टाफ, जैसे हम लोग होंगे मोमिनीन, 100 हाजी पे एक नाज़िम होगा या एक मोमिन होगा, और 1000 हाजियों पे क्या है, एक डॉक्टर है और 2 पैरामेडिक्स हैं। ये भी आपने याद करने हैं, पिछले साल भी यही रेशो थी। इसके बाद ये सिलेक्शन कैसे होगी? थ्रू ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, जो NTS ले रहा है हमसे टेस्ट, ये उसी के थ्रू होगी दोनों का। सर्विस वीज़ा, हाँ ये आपने याद करना है, ये MCQ मेरे ख्याल में लास्ट टाइम आया था। वेलफेयर स्टाफ एंड ऑफिशियल्स विल ट्रैवल ऑन सर्विस वीज़ा प्रोवाइड बाय KSA, हम सर्विस वीज़ा के थ्रू जाते हैं। मेडिकल सुपरविजन क्या है? OPAP टू कॉन्ट्रैक्ट ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रोवाइडर इन KSA फॉर HMM स्टाफ सुपरविजन। SOPs एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? इशूड बाय मिनिस्ट्री फॉर ईच वेलफेयर सर्विस एंड एक्टिविटी। परफॉर्मेंस इवेलुएशन होगी, लिंक्ड विद सऊदी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट गाइडलाइंस। हाँ जी, हज नाज़म स्कीम ये भी 2026 के लिए जारी रखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे 188 हाजी उन्होंने हमें दिए थे आज के दिनों में, इस बार भी देंगे, और अल्लाह करे इस बार कम दें, क्योंकि 188 हाजी को संभालना मुश्किल है। वैसे भी क्योंकि अरेंजमेंट्स ऐसे थे, फिर उनको चलाना बड़ा मुश्किल था,
फिर हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू ही चला रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही उनको गाइड कर रहे थे। उसके बाद है अंडर डायरेक्टर जनरल हज विद सुपरविजन बाय मिनिस्टर सेक्रेटरी मोरा। ये मोरा यहाँ MO मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर आपने याद करना है कि जो डायरेक्टर जनरल हज होगा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होगी और उसके ऊपर सुपरविजन किसकी होगी, मिनिस्टर या सेक्रेटरी मोरा की होगी। ये आपने याद करना है। ये जो सारे मामलात होंगे हमारे, हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो डायरेक्टर जनरल हज की होगी और उनकी सुपरविजन कौन कर रहा होगा, मिनिस्टर या फिर हमारे पास सेक्रेटरी मोरा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस कैंपेन है मिनिस्ट्री टू यूज़ ऑल कम्युनिकेशन चैनल फॉर हज अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मटेरियल कौन कौन सा है, कहाँ पे अवेलेबल होगा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट और पाक हज ऐप। ये आपने लाजमी याद रखना है। लोकल ट्रेनिंग, हाँ ये MCQs आ सकता है जी। जो ट्रेनिंग है हुज्जाज कराम को दी जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर, वो प्रोविंशियल लेवल भी पूछ सकता है, फेडरल लेवल पे भी पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट/तहसील लेवल। तो ट्रेनिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी, मनासिक हज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, IT ऐप यूजेज ट्रेनिंग है, मेडिकल गाइडलाइंस हैं, पर्सनल हाइजीन है एंड क्लीनलीनेस है और सऊदी लाज एंड रेगुलेशंस हैं, पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग हज और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके बाद है जी स्पेशल रूल। ये रिपीटर जो मोमिन हैं इनको टू ट्रेन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ हज, इनको वहाँ रखा जाएगा। वैसे भी हम क्योंकि फ़्रेश थे, मैं फ़्रेश था, बाकी जो थे रिपीटर थे, तो उन्होंने कोशिश की थी कि जो रिपीटर थे उनको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उन्होंने वहाँ पे उनको अलाट किया था। मेरे ख्याल में 919 नंबर बिल्डिंग थी, उसके 3 हमारे पास जो थे ना पोर्शन थे। तो उधर हमारे थे एक मोमिन रिपीटर थे, उनको उन्होंने उधर हायर किया था। और उधर हमने जब इंडक्शन की थी तो हमें लग पता गया था, हमें को रात के कुछ तकरीबन उस वेले 2-3 बज चुके थे। उन्होंने क्योंकि टैगिंग बहुत गलत की थी, 3 फ्लोर 3 जो है थे उनके पोर्शन थे ABC, उनने रूम बस एक एक तरह से अलाट किए थे। यानी ये नहीं लिखा था कि रूम जैसे 101A 102 या 101B इस तरह नहीं लिखा था, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे, इंशाल्लाह आप लोग हमारे जो भाई हैं बहनें हैं सब सिलेक्ट हो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, जब उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा। ये जो है ना तकाफुल जो मुहाफ़िज़ स्कीम है, हुज्जाज मुहाफ़िज़ स्कीम, ये 2011 में शुरू हुई थी। ये आपने याद करना है कि मुहाफ़िज़ स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। और दूसरा एक MCQ आपने याद करना है, जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र को जो है ना इनकरेज किया है, कब से, वो 2005 से। ये आपने याद करना है हज के लिए 2005 से। ये भी MCQ आपने तैयार करना है। शायद मुझसे स्किप हो गया, मैं आपको नहीं बता सका। तो कंट्रीब्यूशन क्या है जी, 1000 फ़ी हाजी देगा, लेकिन ये रिफ़ंडेबल नहीं होगा। और हमसे भी लेते हैं आर स्टाफ मेंबर, यानी वो उधर से जो हमारा बनता है DA जो बनता है उसमें से शायद काट लेते हैं। पर्पज़ क्या है, टू कंपनसेट हुज्जाज वेलफेयर स्टाफ फॉर लॉसेस। इसका मकसद ये है कि किसी भी किस्म का लॉस हो तो उसको कंपनसेट किया जा सके। अब यहाँ पर देखें, डेथ होगी खुदा न खास्ता किसी हाजी की ड्यूरिंग हज, तो उनकी फैमिली को 2 मिलियन दिया जाएगा, 20 लाख रुपए। और मेजर माइनर इंजरी है वो एज़ पर हज पॉलिसी जो है उसके मुताबिक होगा। एमरजेंसी इवैक्यूएशन है, बगैर किसी हज अदा किए बीमारी की वजह से अगर उसने वापस आना तो 2.5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस हैं जी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री और स्टेक होल्डर्स। इसके बाद अच्छा ये हो गया मिनिस्ट्री डिटेल, इसको भी छोड़ दें। हाँ जी, हज ऑपरेशन सपोर्टेड बाय IT सिस्टम, बस एंड है। इसके बाद है जी की पॉइंट्स हैं, डिजिटाइजेशन, इंटायर हज प्रोसेस रजिस्ट्रेशन टू कम्प्लीशन विल बी डिजिटलाइज्ड, यानी विद PITB एंड MOIT स्पोर्ट, इसको आपने याद करना है। इसके बाद है जी अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग फॉर हज 2026। DSR क्या होता है, ये अहम चीज़ें हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये सारा कुछ उधर होता है, डेली की हमें रिपोर्ट देनी होती है भी कितनी कंप्लेन हुई हैं, कितनी आपने रिज़ॉल्व की हैं, कितनी अनरिज़ॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें उधर रिपोर्ट देनी होती है शाम के, वो कहते हैं 5 बजे तक हमें भेज दें। जो हमारा सेक्टर ऑफिस होता है उसमें कंप्लेंट सेल होता है,
वहाँ पर मोस्टली जो फ़ीमेल होती है ना उनको रखा जाता है कंप्लेंट सेल पे। तो ख़वातीन के लिए वैसे आसानी है, तो आप लोग हिम्मत करें, तो इंशाल्लाह वहाँ ड्यूटी आपके लिए इतनी टफ़ नहीं होती। ये है कि 12 घंटे ड्यूटी होती है लेकिन टफ़ नहीं होती आपको। जो है ना इंडक्शन और जो दूसरा होता है जब मदीना मूव होता है, बिना मूव होता है, उसमें भी आपको इस तरह की कोई जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जितने भी मर्द हजरात होते हैं वही करते हैं, इंडक्शन वगैरह सारा कुछ। डेली सिचुएशन रिपोर्ट है जी, DSR इसको कहते हैं। DSR स्टैंड्स फॉर डेली सिचुएशन रिपोर्ट फॉर सीनियर मैनेजमेंट ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे हमने इनको देना होता है। सिस्टम फीचर्स क्या हैं जी? हज हेल्पलाइन फॉर इंक्वायरीज़ एंड कंप्लेंट्स। पाक हज ऐप, ये पाक हज ऐप पे भी हाजी जो है ना कंप्लेन करते हैं। जैसी कंप्लेन करते हैं तो वो जो DSR है उसके अंदर जो कंप्लेंट सेल पे बैठी होती हैं उनके पास फ़ौरन ही पहुंच जाती है ये जी। फिर वो कॉल करते हैं जी आपकी जो है ना ये कंप्लेन है, ये फ़लाँ हाजी है, फ़लाँ रूम में है, वो सारा उसका डाटा उधर चला जाता है। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, हज मॉनिटरिंग एंड डैशबोर्ड। इसके बाद है जी डिपेंडेंट हज कंपनीज़ टू बी रिवैम्प्ड फॉर बेटर विजिबिलिटी एंड रेगुलेशन। इसको छोड़ दें। एमरजेंसी मैनेजमेंट, हाँ जी EMS। ये अब ये दो चीज़ें आपने याद करनी है, DSR डेली सिचुएशन रिपोर्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या है? एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम EMS। पर्पज़ इसका क्या है? टू हैंडल एनी एमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग हज। एमरजेंसी रिस्पांस टीम कंपोजिशन, इसमें 6 लोग होते हैं टोटल। अब ये आपने याद करना है, टोटल कितने लोग होते हैं? 6। और हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल हज होता है। जो डायरेक्टर जनरल हज होता है वो इसका OPAP का वो हेड होता है, बाकी सारे मेंबर होते हैं। अब मेंबर में कौन कौन से लोग शामिल हैं? कोऑर्डिनेटर मक्का होगा, पहले कौन है? डायरेक्टर जनरल हज है, फिर कोऑर्डिनेटर मक्का है, फिर HMM का कोऑर्डिनेटर होगा, यानी हज जो मेडिकल मिशन है उसका, या सेकंड इन कमांड जो उसके बाद होगा। अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद वाला बंदा होगा कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन, या उसका सेकंड इन कमांड होगा। ये भी मेंबर हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, इनके ऐसे है, यानी जो सफ़ीर होगा पाकिस्तान का उसका कोई नुमाइंदा होगा, और DHCs डिपेंडेंट हज कंपनीज़ का भी नुमाइंदा होगा, यानी 6 लोग होंगे। अब इस तरतीब को आपने याद करना है। वो पूछ सकते हैं कि इसका हेड कौन हो सकता है और इसके मेंबर कौन कौन से हैं। ये भी पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंबर ऑफ ERT, एमरजेंसी ERT, एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये EMS सिस्टम के अंडर है, ये ERT कंपोजिशन है, एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। SOPs एंड गाइडलाइंस ऑफ EMS टू बी इशूड इन कोऑर्डिनेशन विद सऊदी अथॉरिटीज़। देखिए मोस्टली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, इनके MCQs आपने देख लेने हैं। बस लास्ट में मैं अब टाइम नहीं लेता क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, 10:30 बल्कि 10:30 बज चुके हैं तकरीबन। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये बनाया। अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अभी एक भाई कह रहे थे कि परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन और करा दें, तो वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। इसको आप लोग देख लें। सबको नज़र आ रहा है? यस सर। मैं इसको थोड़ा ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, PDF में कर लेता हूँ जी, इधर ही कर लेता हूँ। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर ये जो शॉर्ट पैकेज है और जो लॉन्ग पैकेज है, जी, दोनों की एक ही प्राइस है या जो 11.5 12.5 जो प्राइस है वो अलग अलग है? इसका थोड़ा सा मुझे हाँ, ये जो शॉर्ट पैकेज है ना, इनसे ये ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। शॉर्ट पैकेज जो है ये तकरीबन 12 या 12.5 लाख का होगा। लॉन्ग पैकेज जो है वो 11.5 लाख का होगा, वो कम होगा। इसकी वजह ये दूसरा, हाँ एक और MCQs भी 2 याद कर लें। जो लॉन्ग पैकेज वाले हैं ना उनको मदीना पाक में 8 दिन दिए जाएंगे, जो शॉर्ट पैकेज वाले हैं उनको 3 दिन दिए जाएंगे। ये भी MCQs आपने याद रखना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप उधर देखेंगे ना रहनुमा हुजाज में जब हम जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी, ये आप सबको नज़र आ रहे हैं? जी सर। अच्छा सर, मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस तरीके से बनाऊं क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए। अभी मेरा रहनुमा हुजाज और ये चीज़ें सारी रहती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो मेरी कोशिश ये है कि 2-3 दिन में मैं ये अपना सिलेबस कवर कर लूँ। तो ये मैंने बनाया है, इसको मैं शो कर रहा हूँ। टेस्ट नंबर 1 है, ये 1 दिसंबर को होगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक भी दे दिया। यहाँ पर लिंक होगा उस टेस्ट का, जो टेस्ट 1 है, यहाँ पर लिंक होगा।
वैसे भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें जो आपके पास एप्टीट्यूड है उसका मैं आपको समझाने लगा हूँ ताकि फिर दोबारा मुझे ये बात आपको ना समझानी पड़े। ये वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले दिखा दूँ। वर्बल रीजनिंग जो था ये इसमें जहानत के जो टेस्ट है ना हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 01, 02, 03, 04 इस नाम से जो फाइल्स हैं ना, अब जो टेस्ट होंगे 1 दिसंबर से ये इन्हीं में से होंगे। सर काइंडली अपना ना माइक ऑफ कर दें अगर किसी का माइक ऑन है तो। 01, 02, 03, 04 ये 4 फाइल्स हैं, इनमें से अब टेस्ट होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना, तो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे आज एक भाई ने मुझसे वो सेंड किया था, मैंने उसको अभी सॉल्व करके सेंड करना है, टाइम नहीं मिला मुझे, तो आपने परेशानी होना, आपने जस्ट अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाली फ़ाइल आपने एप्टीट्यूड के लिए रखनी है, और मैंने एप्टीट्यूड के लिए ये जो टॉपिक हैं, ये जो फाइल्स हैं, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे वर्बल रीजनिंग जो है फाइल है उसके 27 पेजेस हैं टोटल। तो मैंने लिखा है 27 पेजेस डॉक्यूमेंट। उसका जो टॉपिक है वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग, उसका पेज नंबर भी मैं लिख दिया 2 से 6 तक। ये टॉपिक शामिल होगा। इसमें से मैं उठाऊंगा 2 MCQs। पहले मेरा इरादा था कि मैं जो पेपर का पैटर्न है उसके मुताबिक, फिर मैंने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 80 क्वेश्चन बना सकूं, तो 40 भी बन जाए तो बड़ी बात है। तो बेहतर है कि फोल्डर आपने भेजे हैं या भेजेंगे? सर ये मैंने आपको ना शेयर किए हुए हैं, ये मैंने शेयर किए हुए हैं, जो आपके पास लिंक है डॉक्यूमेंट्स का उसके अंदर है। मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अब आपने जो तैयारी करनी है, अब 27 पेज डॉक्यूमेंट है, वर्बल रीजनिंग है और वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग, इस टॉपिक को आपने पढ़ लेना। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल में आर्टिकल भी शायद हैं या नहीं, मुझे अब याद नहीं। आज मैं वैसे पढ़ रहा था इसको, और तकरीबन मैंने आधा ये टॉपिक, ये जो वर्बल रीजनिंग का डॉक्यूमेंट था, पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 इसमें से MCQs उठाऊंगा। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो 02 है, फाइल नंबर 02, एक था 1, 2, 3, 4, वो नहीं, 01, 02, 03, 04 वाली, उसमें 39 पेजेस हैं। बेसिक अरिथमेटिक है, उसमें पेज नंबर 2 से 5 आपने उसको तैयार करना है। लॉजिकल रीजनिंग है, 32 पेजेस डॉक्यूमेंट है, उसमें सीरीज एंड पैटर्न्स पेज नंबर 2 से 6 है, इसको आपने तैयार करना है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है, 35 पेजेस डॉक्यूमेंट है, इसमें पजल्स हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह होंगी उसके हिसाब से 2 से 7 ये पेज नंबर है। इसमें से 2 MCQs उठाऊंगा तो टोटल 8 नंबर बन जाएंगे हमारे पास। तो ये आपका एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। इसके बाद है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वो मैंने जो है ना फाइल को ना एक ही डॉक्यूमेंट में कर दिया है, वो आपके साथ भी शेयर की है। एक 100 MCQs वाली है, वो 100 MCQs वाली भी मैंने उसकी अंदर मर्ज कर दी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इसके भी 39 पेजेस डॉक्यूमेंट है। इसमें आपने पेज नंबर 1 से 4, इसके 39 है, तो क्योंकि 10 दिन हमारे टेस्ट चल रहे हैं तो मैंने 4 पेज जो है ना एक दिन के लिए उसको डिवाइड कर दिया। तो 1 to 4 जितना भी डाटा बनेगा वो आपने करना है। इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन उठाने हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के। वैसे तो उठाने तो मुझे 8 चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मैंने टोटल 40 करने हैं तो मैंने कहा चले 40, 80 इस हिसाब से मैंने किया। 50% मैं पेपर बना रहा हूँ 80 का। इसके बाद हज रिलेटेड है, इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है। सर जी जी, ये जो पेज नंबर आपने 2 से 6 दिया हुआ है या 2 से 5 दिया हुआ है, ये वाले हमने याद करना है या टोटल पेज जो है ना उसकी तैयारी करनी है? सर आगे जो टेस्ट नंबर 1 है उसके टोटल पेज मैंने बता दिए हैं याद दिखाने के लिए कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट वाकई खोला हुआ जिसके 27 पेजेस हैं, उसका पेज नंबर 2 से 6 जस्ट आपने करना है। उसमें टॉपिक भी मैंने लिख दिया है वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग, ये वर्बल की बात कर रहा हूँ। उसमें जस्ट आपने यही टॉपिक कवर करना है पेज नंबर 2 से 6 तक, बस उसी में से मैं MCQs उठाऊँगा 2। तो आगे जो पेज नंबर मैंने लिखे हैं आपकी आसानी के लिखे हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें पहले 4 पेज करने हैं आपने। इसके बाद आप आ जाएं हज रिलेटेड, काइंडली ये माइक अब ऑफ कर दें। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हज ऐड है 2026, ये मुकम्मल है। वो जो कल मैंने आपको एक जो पेज था वो कराया था, इसमें मुकम्मल है। इसमें से मैं 2 MCQs उठाऊंगा। हज पॉलिसी ये मुकम्मल है, हज पॉलिसी जो अभी आज हमने पढ़ी है, इसमें से मैं 4 MCQs उठाऊंगा। आप देखें 4 पार्ट्स हैं हमारे पास पॉलिसी के, तो हर पार्ट में से मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा। इसके बाद है रहनुमाए हुज्जाज, उसके 10 चैप्टर मैंने बनाए थे। आखिरी जो था वो अरबी लैंग्वेज के बारे में था, उसको भी मैंने इसमें शामिल किया। तो यूनिट 1 जो होगा वो पहले टेस्ट में शामिल होगा, उसमें से मैं 4 MCQs उठाऊंगा। उसके बाद सऊदी तालीमात हैं, इसके 11 टोटल बने थे जो पार्ट थे।
तो उसमें अगर कोई छोटे हुए तो उसको मैं 2 कर दूंगा। तो सऊदी तालीमात पार्ट 1 जो है ये आपका इसमें शामिल होगा, इसके भी 4 MCQs होंगे। मुआविनीन वेलफेयर स्टाफ ड्यूटीज़ बुक उसका पार्ट 1, इसके टोटल 8 बने थे तो इसका पार्ट 1 मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसमें 4 MCQs होंगे। उसके बाद एग्रीमेंट से हमारे पास, वैसे तो उसने 4 एग्रीमेंट लिखे हुए, मेरे पास जो है तकरीबन 6 हैं, उसमें जमजम कॉन्ट्रैक्ट भी है, बाकी भी हैं। तो वो 6 जो हैं वो हर मतलब 6 टेस्ट तक वो चलेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे, अगर इसकी 2-2 करके फिर मैं आगे इनको शामिल कर लूँगा, इस तरीके से इनको चलाएंगे। तो एग्रीमेंट है, इसके भी 4 मैं MCQs उठाऊँगा। उसके बाद जो नया डॉक्यूमेंट आया है मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कोऑर्डिनेटर मक्का रिपोर्ट, इसका मैंने आज जो सेक्शन 1 है उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है, उसको अभी मैं जस्ट कंपाइल करना है। तो इसके अभी ये भी शामिल होगा, इसके भी 4 नंबर होंगे। तो इस तरीके से मिला के ये 26 नंबर बनते हैं, 26 MCQs। और जो बेसिक अरेबिक लैंग्वेज है इसकी भी, अरबी की जो बुक है इसके MCQs नहीं बनाए, जस्ट वो चैप्टर बने हुए हैं। यूनिट 1 काउंटिंग के बारे में पहला अरेबिक काउंटिंग, तो वो पेज 5 से 7 है, यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी लिख दिया। यहाँ मैंने पेज नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट यूनिट 1 पार्ट 1 वो मैंने अलग अलग उनके नोट्स बनाए थे, वो जो भी आप उठाएंगे उसको मुकम्मल करेंगे। और इसके अरेबिक के 2 नंबर होंगे, 2 MCQs होंगे और 2 मार्क्स होंगे, 40 नंबर इस तरह से बनेंगे। ये इंशाल्लाह 10 ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 10 टेस्ट करेंगे। उसके बाद 11-12 2 दिन होंगे हमारे पास, उसमें हमने पूरा जो है ना सिलेबस गो थ्रू करना है, हर बंदे ने खुद तैयारी करनी है, उसको रिवीजन करना है। और इंशाल्लाह 13 की सुबह को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह जो 86 MCQs बनाऊँगा, क्योंकि उसमें 16 मेरे ख्याल में शायद बनेंगे साइकोलॉजिकल के, वो देंगे। तो ये मैं बनाऊंगा PDF की फॉर्म में, साथ उसकी OMR शीट भी होगी जो बबल शीट होती है, वो आप लोगों को दूंगा। कोशिश कीजिएगा उसके प्रिंट निकाल के उसको आपने टाइम नोट कर लेना, उसके हिसाब से चेक करना कि आप इतने देर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने की। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ की शेयर करूँगा। ये पहले टेस्ट का मैंने आपको सारा बता दिया। इंशाल्लाह ऐसे मैं बाकी भी टेस्ट इंशाल्लाह कल परसों तक तैयार करके पूरी फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये पूरी फाइल जो है ना आपने अपने पास सेव रखनी है, कोशिश करें इसका प्रिंट निकाल लें, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब के प्रिंट निकाल के तैयारी करें तो अच्छी होगी। तो ये है। इसके अलावा अगर इसमें कोई आपने रद्दबदल करवाना है या कोई सजेशन देना चाहें तो वेल एंड गुड। बेहतर मैंने यही समझा कि क्योंकि हमारे तीनों टॉपिक्स कवर हो, एप्टीट्यूड भी हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो, हज डाटा भी सारा कवर हो। पहले मैंने ये सोचा था कि पहले एप्टीट्यूड को कर लूँ, फिर साइकोलॉजिकल को, फिर हज को, फिर मैंने कहा नहीं, ये साथ साथ चलेंगे ताकि हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो, ये ना हो कि फिर एक टॉपिक करें वो भूल ना जाए। तो रोज़ाना की इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी। और टॉपिक जो है ना मैं इन्हीं में से, जैसे आज ये जो टेस्ट है इसी में से कोई आप जो आप टॉपिक बोलेंगे उसी के ऊपर हम एक रात पहले जो है ना उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे आप आज फ़र्ज़ कर लें 30 दिसंबर है, और सॉरी 30 नवंबर है, तो कल हमारा टेस्ट होना है 1 दिसंबर को। तो इनमें से जो टॉपिक आप बोलेंगे, कोई एक टॉपिक आपने बोलना है, कोई एक, ठीक है, उसके ऊपर बना लेंगे हम वीडियो। वैसे ये चीज़ें आप पढ़ लें तो बेहतर है। जैसे एग्रीमेंट है, कोई चीज़ आपको समझना है तो पूछ सकते हैं। एप्टीट्यूड में से अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, इस तरह हम कर लेंगे, जो आप बोलेंगे उस तरीके से हम चलेंगे। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट भी है, कोशिश करें इसको ना आपके पास जितने भी ग्रुप्स हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी भला हो और बाकी लोगों का भी भला हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, ये माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त ये इसको बनाया है, तो इसी तरीके से ही बाकी क्विज़ आप कंटिन्यू करिएगा इसमें इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जो है सारा कवर हो जाएगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। जी जी, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मैंने जो स्कूल के मामलात हैं वो अभी SBA भी हमारा होने वाला है, तो उसके भी मामलात मैंने संभालने हैं, तो वो भी साथ साथ चल रहा है, ये भी साथ साथ चल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल हमारे पास मेरे में 28 है, तो 2 दिन में बैठ के ना कोशिश करूँगा कि पहले 5 टेस्ट तो आप लोगों के बना लूँ, ताकि फिर एक एक चलता रहेगा। और ये हमारे पास टेस्ट तो होंगे ना हमारे पास अवेलेबल। सर वो रह गया जो है ना परसेंटेज वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलते हैं इसी के ऊपर आते हैं। ये परसेंटेज ये है जी। जी, इसमें से लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना हम ये वाले कर लेते हैं। ये वाले जो मैंने आपके ज़िम्मे लगाने थे, वैसे इसमें से ये वाला परसेंटेज वाला। जी, माइक ऑफ कर दें, कोई एक बंदा माइक ऑन कर ले और इसको समझाना चाहता है तो समझा सकते हैं। अ रनर मस्ट कंप्लीट 20 किलोमीटर रेस
उसने 20 किलोमीटर की रेस मुकम्मल करनी है। आफ्टर रनिंग 65% ऑफ द डिस्टेंस ही स्टॉप, वो 65% जो है रनिंग के बाद रुक गया है। हाउ मैनी किलोमीटर रिमेन, बाकी उसने कितना सफ़र करना है। तो इसके लिए मैं ये एक मिनट ड्रा कर लूँ, ये वाला इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। जी, इसमें देखें अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 20 किलोमीटर रेस है टोटल, तो इसका हमने क्या करना है 65% निकालना है। तो हम लिखेंगे 65% ऑफ टोटल उसका डिस्टेंस जो उसने रेस मुकम्मल करनी है 20 किलोमीटर है। 20 इज इक्वल टू 65 को हम लिखेंगे 0.65 मल्टीप्लाई बाय 20। करें जी, क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर अगर किसी के पास है तो करें इसको। मेरे ख्याल में 13 आएगा, मेरे ख्याल में जी 13। तो इसका आंसर आता है 13। तो अब टोटल उसका हमारे पास डिस्टेंस जो था, जो रेस उसने दौड़नी थी वो 20 किलोमीटर। 20 में से आप 13 को माइनस कर दें। तो अब आप क्या करेंगे 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7। देखिए 7 है कहीं ऑप्शन जी, 7 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आएगा। जी आपको समझ आई है जी? आवाज आ रही है? अच्छा जी, अब दूसरा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये नीचे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी ये कहता है कि अ स्टूडेंट आंसर्ड 84% ऑफ द 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 84, काइंडली ये माइक ऑन ऑफ कर दें। यहाँ पर लिखता हूँ 50, तो 84 को हम लिखेंगे 0.84 मल्टीप्लाई बाय 50। जी करें, इसका क्या आंसर आएगा जी? 42 जी 42। तो अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, तो उसने कितने सवालात के सही जवाब दिए। तो अब आपने ये नहीं करना कि 50 में से 42 को माइनस करना, नहीं, आपने जस्ट ये बताना है कि उसने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए, तो वो 42 आएगा इसका आंसर। अगर वो पूछता कि उसने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, तो फिर आप करते 50 माइनस 42, फिर 8 आता। तो इसका आंसर क्या आएगा 42। ये भी आंसर आएगा इसका। जी नेक्स्ट, अब ये यूनिट वाले में नहीं करा रही, आपने खुद करने। अब नेक्स्ट देखें, ये भी मेरे ख्याल में उसी में आ गया है, यूनिट वाले में, ये भी यूनिट वाले में आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल्स टू स्कूल। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, ये जैसे ये लास्ट, बल्कि हाँ वही है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में था। इफ़ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल्स टू स्कूल एंड ही हैज़ कंप्लीटेड 75% ऑफ द ट्रिप। तो आपने क्या करना है 75% ऑफ 12 निकालना है। जी 75% ऑफ 12 इज इक्वल टू 75% को मैं लिखता हूँ 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12। जी क्या आंसर आएगा? जी 9 आएगा। अब इसके बाद ये 9 आएगा हमारे पास। और उसने पूछा है हाउ मैनी माइल्स डज ही हैव लेफ्ट टू गो, उसके बाकी कितना सफ़र रहता है। हाँ जी, 12 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3। ये क्वेश्चन हमारा था उधर पेपर में। और ये लास्ट वाला भी था, बैट्समैन वाला, ये जो इसने देखे ना पॉइंट्स में उसने दिया हुआ ओवर्स, सेंचुरी उसने यानी 100 रन किए थे 38 ओवर्स में, तो 100 ओवर 38
किया था हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो भी रन रेट बना था उसको 47.5 से मल्टीप्लाई किया था। इसका क्या आंसर आता है वैसे चेक करें, कोई जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दे, फिर क्लास एंड करते हैं। 45 मिनट हो गए। हंड्रेड को डिवाइड करें 38 पे, फिर 47.5 से मल्टीप्लाई कर दें। जी कोई कर रहा है या मैं खुद ही कर लूँ? 100 बटे में 38 मल्टीप्लाई बाय 47.5 125। जी जी 125। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 125। तो सर जी इसमें ना एक कंफ्यूजन है। 47.5 का मतलब 47 ओवर और 5 गेंदें हैं या 47.5 ओवर? जी 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 47.5 का यही मतलब है। आपने 47.5 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 47 ओवर 5 गेंदें, ठीक है ना। तो 38 ओवर हैं तो 38, अगर बॉल्स निकाल के करें फिर भी ठीक है, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर है कि 100 को डिवाइड कर दें 38 पे और उसको मल्टीप्लाई कर दें 47.5 पे। ये मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने इस क्वेश्चन पे तुक्का लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तुक्का ठीक लग गया था। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, पॉइंट वाला ये किस तरह करते हैं? बस ये इसके लिए ना आपने जो कच्ची पेंसिल जिसको हम बोलते हैं लेड पेंसिल और रबड़ आपने साथ लेकर जानी है। अच्छा अच्छा जी मैं भी यही साथ लेकर गया था, उसको उसी के ऊपर सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर जो था उस पर करके फिर उसको बबल फिल करते थे, इस तरीके से करते थे। इंशाल्लाह एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, वो भी ट्रिक बताऊंगा इंशाल्लाह। उसमें जल्दी से जो है ना वो पेपर हल हो जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।